अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने कहा है कि मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ गंभीररावपेट में बने केजी से पीजी कैंपस का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में केजी से पीजी तक की शिक्षा देश में कहीं और नहीं दी जा रही है। उन्होंने प्रशंसा की है कि सीएम केसीआर नवगठित राज्य को सभी क्षेत्रों में आगे ले जा रहे हैं। दुख की बात है कि प्रोफेसर जयशंकर साहब अब हमारे बीच नहीं है। केटीआर ने कहा है कि गंभीररावपेट में बने कैंपस का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि राजनीतिक विरोधियों का अपनी मर्जी से बात करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की आलोचना करने वाले कुछ नहीं कर सकते। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आंखों की रोशनी है। उन्होंने कहा है कि कल्याण ही उनका मिशन है। बताया गया है कि वो कृषि, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। गंभीररावपेट में 6 एकड़ क्षेत्र में बने इस कैंपस को रहेजा कर फाउंडेशन, माइंड स्पेस राइट, यशोदा हॉस्पिटल, MMRF देव्स लैब, गिव तेलंगाना और ग्रीन को की मदद से 3 करोड़ की फंडिंग से तैयार किया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर ने आंदोलन के दौरान जो वादा किया था उसके अनुसार हम राज्य में शिक्षा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने राजन्ना सिरसिल्ला जिले के गंभीररावपेट मंडल में मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम के तहत केटीआर के साथ केजी से पीजी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में देश में कहीं भी गंभीररावपेट जैसा कैंपस नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह परिसर तेलंगाना की प्रेरणा बनेगा। मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत 12 घटकों के साथ सरकारी विद्यालयों का विकास किया गया है। मंत्री सबिता रेड्डी ने खुलासा किया है कि मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम के तहत 7,300 करोड़ रुपए से 26,000 स्कूलों को 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण में 3,509 करोड़ से 9,000 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मंत्री केटीआर के मार्गदर्शन में स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे सीएम केसीआर के निर्देश पर सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की है कि तेलंगाना एकमात्र सरकार है जिसे 5,000 छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। मंत्री ने कहा है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में राज्य में गंभीररावपेट केजी से पीजी कैंपस जैसे को कैंपस स्थापित किए जाएंगे। मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में कॉर्पोरेट स्तर की सुविधाएं प्रदान की गई है। मंत्री हरीश राव ने कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रगति नगर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मंडल परिषद प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। हरीश राव ने कहा है कि मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम के तहत आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के बाद एक ही दिन में 700 सरकारी स्कूल खोलकर उन्हें खुशी हो रही है। मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में कॉर्पोरेट स्तर की सुविधाएं प्रदान की गई है। मंत्री हरीश राव ने कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रगति नगर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मंडल परिषद प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। हरीश राव ने कहा है कि मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम के तहत आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के बाद एक ही दिन में 700 सरकारी स्कूल खोलकर उन्हें खुशी हो रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम से प्रदेश के सरकारी स्कूलों की सूरत बदल रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर की सरकार आने के बाद सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट स्कूलों से टक्कर देने के लिए विकसित किया गया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर की सरकार आने के बाद सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट स्कूलों से टक्कर देने के लिए विकसित किया गया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के सनत नगर और छावनी विधानसभा क्षेत्रों में मना बस्ती मना बड़ी फंड से विकसित प्राथमिक विद्यालयों का उद्घाटन किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मन ऊरू मन बड़ी कार्यक्रम से प्रदेश के सरकारी स्कूलों की सूरत बदल रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर की सरकार आने के बाद सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट स्कूलों से टक्कर देने के लिए विकसित किया गया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर की सरकार आने के बाद सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट स्कूलों से टक्कर देने के लिए विकसित किया गया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के सनत नगर और छावनी विधानसभा क्षेत्रों में मना बस्ती मना बड़ी फंड से विकसित प्राथमिक विद्यालयों का उद्घाटन किया।
गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की मदद से सीसीटीवी स्थापित करने और बनाए रखने में तेलंगाना पुलिस प्रणाली देश में शीर्ष पर है। बीआरएस मंत्रियों ने उप्पल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के नए भवन परिसर का उद्घाटन किया। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की मदद से सीसीटीवी स्थापित करने और बनाए रखने में तेलंगाना पुलिस प्रणाली देश में शीर्ष पर है। बीआरएस मंत्रियों ने उप्पल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के नए भवन परिसर का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना विधानसभा की बैठकें इस महीने की 3 तारीख से होगी। विधानसभा की बैठकों के संदर्भ में विधानसभा में शीर्ष सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, विधायी मामलों के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, सीएस शांति कुमारी और डीजीपी अंजनी कुमार के साथ एक बैठक हुई। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना विधानसभा का प्रदर्शन देश में आदर्श है। वे विधानसभा की बैठकों की मर्यादा और बनाए रखते हुए हर मुद्दे पर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार व अधिकारियों से विधानसभा की बैठकों को पारदर्शी बनाने में सहयोग करने को कहा। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पूछे गए प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर दें। पिछली बैठकों से संबंधित प्रश्नों के लंबित उत्तर तत्काल भेजे जाए। जानकारी तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी में प्रदान की जानी चाहिए। बैठकों के दिनों में सरकारी विभागों के आला अधिकारी उपलब्ध रहे और प्रत्येक विभाग की ओर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वे विधायी समितियों को आवश्यक जानकारी देना चाहते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए विधानसभा के आसपास सुरक्षा कड़ी की जानी चाहिए। परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट योजनाओं को लागू कर रही है। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी समन्वय से काम कर रहे हैं और सरकार का नाम रोशन कर रहे हैं। बैठक शांतिपूर्ण हो, इसके लिए वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए। सुझाव दिया गया है कि विधानसभा की बैठकों के लिए पास जारी किए जाए और पास वालों को ही जाने दिया जाए। विधायक दानम नागेंद्र ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सीएम केसीआर की प्राथमिकता है, इसीलिए गरीबों के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने शहर के हिमायत नगर प्रमंडल के कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के हितग्राहियों को चेक सौंपे। उन्होंने कहा है कि वह हिमायत नगर प्रमंडल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 16 करोड़ रुपए के फंड से कई विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं और अपने आने वाले दिनों में सभी समस्याओं को दूर करने का वादा किया है। विधायक दानम नागेंद्र ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सीएम केसीआर की प्राथमिकता है, इसीलिए गरीबों के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने शहर के हिमायत नगर प्रमंडल के कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के हितग्राहियों को चेक सौंपे। उन्होंने कहा है कि वह हिमायत नगर प्रमंडल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 16 करोड़ रुपए के फंड से कई विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं और अपने आने वाले दिनों में सभी समस्याओं को दूर करने का वादा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 से 2024 में वेतन भोगियों के लिए दया दिखाई है। तमाम छूट के साथ 7 लाख से कम सालाना आय वालों को राहत देने के लिए आयकर छूट को बढ़ाया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आयकर सीमा को बढ़ाकर 7 लाख किया जा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने नई आयकर प्रणाली का विकल्प चुना है। उन्होंने व्यक्तिगत आयकर दरों के बारे में बताया है। बजट बैठकों में स्पष्ट किया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 2.50 लाख से बढ़कर 3 लाख किया जा रहा है। Will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity.
the per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position. Rounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transactions. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। अमृत महोत्सव के दौर में आने वाला यह पहला बजट है। उनका मानना है कि यह बजट भारत की नींव रखेगा। उन्होंने बजट को गरीब मध्यम वर्ग के लोगों और किसानों के महत्वाकांक्षी समाज के सपनों को साकार करने वाला बताया। मोदी ने कहा है कि विकास के पथ पर अग्रसर भारत को यह बजट नई ऊर्जा देगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयनपल्ली विनोद कुमार ने आईना दिखाते हुए कहा है कि केंद्र द्वारा पेश किया गया बजट पूरी तरह से फेल है। देश में 150 मेडिकल कॉलेज देने का दावा करने वाले केंद्र की तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं देने के लिए आलोचना की गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के तेलंगाना में 4 सांसद होने का कोई फायदा नहीं है। वह तेलंगाना में फंड लाने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट से किसी का भला नहीं हो रहा है।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयनपल्ली विनोद कुमार ने आईना दिखाते हुए कहा है कि केंद्र द्वारा पेश किया गया बजट पूरी तरह से फेल है। देश में 150 मेडिकल कॉलेज देने का दावा करने वाले केंद्र की तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं देने के लिए आलोचना की गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के तेलंगाना में 4 सांसद होने का कोई फायदा नहीं है, वह तेलंगाना में फंड लाने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट से किसी का भला नहीं हो रहा है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह बजट देश को लूटने जैसा है। उन्होंने गरीबों के काम आने वाली रोजगार गारंटी योजना की राशि में कटौती पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बकाया राशि लेने में पूरी तरह विफल रही। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह बजट देश को लूटने जैसा है। उन्होंने गरीबों के काम आने वाली रोजगार गारंटी योजना की राशि में कटौती पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बकाया राशि लेने में पूरी तरह विफल रही। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने केंद्र द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बजट गरीबों के लिए निराश और अमीरों के लिए वरदान है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बजट में भी राजनीति की है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पैसों की बरसात हो रही है। उन्होंने सवाल किया है कि बजट चुनाव के लिए है या देश के हित के लिए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय बजट पर गरीबों के लिए मायूसी लाने वाला, बड़ों के लिए लूटपेटी की तरह बताया है। उन्होंने शिकायत की है कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाली चीजें बजट में नहीं दिखती। उन्होंने कहा है कि उन्हें गरीबों के कल्याण और सब्सिडी की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटित किए बिना वे व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर वसूल रहे हैं। मोदी जी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023-24 का सेंट्रल बजट पार्लियामेंट में पेश किया और हम उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा। तो हम भी समझ रहे थे कि मोदी जी इस बजट में अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन बजट देखने के बाद इतना अफसोस हुआ कि विश्वास नहीं है बल्कि विश्वासघात किया है प्राइम मिनिस्टर ने। लास्ट ईयर 2023, 22 और 23 का बजट में 5,000 करोड़ का माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट था, लेकिन आज 38% बजट को उन्होंने कम कर सिर्फ 3,000 करोड़ के करीब कर दिया है। यानी लगभग 2,000 करोड़ रुपया उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। बढ़ने के बजाय घट गया है। इस लेवल में घटाया गया है 5-10% नहीं, 38%। 2013-14 के बजट भी सेम 3,000 करोड़ था। आज भी वही फिर वो 9 साल पहले जो बजट था फिर वहीं वापस लाए। तो ये साफ मालूम हो रहा कि इन्होंने ये नारा खोखला है इनका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बल्कि ये अक़लियतों के साथ ये विश्वासघात है। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और अपील करता हूँ तमाम अपोजिशन पार्टियों से, पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठाओ और दोबारा जो बजट है 5,000 उसको इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन डिक्रीज नहीं होना चाहिए। हैदराबाद नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने हवाला के पैसे ट्रांसफर करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो जाली नोटों से ठगी कर रहे थे। हवाला ठगी करने वाले गिरोह के रैकेट को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने हवाला के पैसे ट्रांसफर करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो जाली नोटों से ठगी कर रहे थे। हवाला ठगी करने वाले गिरोह के रैकेट को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। जीडी मेटला इंडस्ट्रियल स्टेट की गमपाला बस्ती में आए दिन आग लगने की घटनाएं हो रही है। ये स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। बीती रात विस्फोट की घटना भुलाई नहीं गई। फिर से रिहायशी इलाके में केमिकल कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिससे स्थानीय लोग सहम गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया।
पुलिस ने बताया है कि कबाड़ के गोदाम में वेल्डिंग कटर से गैस सिलेंडर फटने से आग लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस दुर्घटना में जान माल के नुकसान और संपत्ति के नुकसान की जांच कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट कमजोर वर्गों को बढ़ावा देगा और देश की प्रगति में योगदान देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 20 लाख करोड़ का ऋण देकर देश को हरित विकास की ओर ले जाने और श्री अन्न योजना के माध्यम से छोटे अनाज वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया गया। डीके अरुणा ने कहा है कि यह बजट भारत को नए भारत के निर्माण की ओर ले जाने के लिए देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति देगा। डीके अरुणा ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,000 करोड़ का आवंटन गौरव का विषय है, जिसमें गरीबों के लिए आवास निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। डीके अरुणा ने कहा है कि देश भर में 63,000 बुनियादी कृषि क्रेडिट यूनियनों को डिजिटलाइज करने के लिए बजट में धनराशि आवंटित करना किसानों के लिए अच्छा कदम है। इस बीच बजट बैठकों में निर्मला सीतारमण ने आज 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी फुल स्केल बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया है कि कौन सा सामान सस्ता होगा और कौन सा सामान महंगा हो जाएगा। केंद्रीय बजट में केंद्र ने मोबाइल टीवी और कैमरे के पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क घटाया। आयातित सोने के आभूषणों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाया गया है। साथ ही सिगरेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 16% कर दिया गया है। एमएलसी कविता ने आलोचना करते हुए कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की कुछ राज्यों को फायदा पहुंचाने वाले बजट जैसा बताया। उन्होंने कहा है कि यह बजट मोदी सरकार की नाकामी की मिसाल है। एमएलसी कविता ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि 10 लाख तक की आमदनी पर टैक्स में छूट दी जाएगी, क्योंकि हम तेलंगाना में कर्मचारियों को अच्छा वेतन दे रहे हैं और फिलहाल मंत्री द्वारा घोषित छूट किसी के काम नहीं आ रही है। एमएलसी कविता ने कहा है कि केंद्र में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या बीजेपी शासित राज्यों को फायदा पहुंचाने के लिए विकास परियोजनाओं की घोषणा की है, वो कह रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन बजट में बुनियादी सुविधाओं का खुलासा नहीं किया गया है। कविता ने कहा है कि केंद्र पर उनका करीब 1,000 करोड़ बकाया है और वे वित्त मंत्री से बकाया भुगतान करने को कह रहे हैं। तेलंगाना वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला कल दोपहर राज्यपाल तमिलिसाई से मुलाकात करेंगी। कल दोपहर 12 बजे वह सीधे राजभवन जाएगी। खासकर सरकार की नाकामियों के बारे में राज्यपाल को बताया जाएगा। सीएम केसीआर अपने 9 साल के शासन की नाकामियों पर तमिलिसाई के सामने याचिका पेश करेंगे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद शर्मिला सीधे राजभवन से पदयात्रा के लिए रवाना होंगी। दोपहर 3 बजे पदयात्रा फिर से शुरू होंगी। वह नरसमपेट निर्वाचन क्षेत्र चेन्नारावपेट मंडल के शंकरम्मा तांडा से पदयात्रा शुरू करेंगी। हालांकि यह ज्ञात है कि जिस तरह से शर्मिला को अतीत में गिरफ्तार किया गया था, तमिलिसाई पहले ही उनकी आलोचना कर चुकी है। उस वक्त राज्यपाल तमिलिसाई ने शर्मिला की गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा है कि जब वह कार के अंदर थी, कार को खींचे जाने के दृश्य विचलित करने वाले थे। जीएचएमसी की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने गुडविल कार्यक्रम के तहत अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स से मुलाकात की। इस अवसर पर एरिक एडम्स ने कहा है कि हैदराबाद दिन ब दिन एक वैश्विक शहर के रूप में विकसित हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त कर रहा है। गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि सिस्टर सिटी रिलेशनशिप के जरिए हम विकसित शहरों के साथ व्यापार में आपसी सहयोग और अवसर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों कैलिफोर्निया सिटी के साथ सिस्टर सिटी रिलेशनशिप MOU साइन किया गया था। एडम्स को 30 अप्रैल से पहले हैदराबाद आने और शहर का दौरा करने के लिए कहा गया था। वे विकास की जांच करना चाहते हैं और प्रौद्योगिकी और अन्य समझौते करना चाहते हैं। शहर में आईटी विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। एमएलसी वेंकटरामी रेड्डी के आवास समेत कई जगहों पर तलाशी चल रही है। आईटी अधिकारियों ने राजपुष्पा लाइफस्टाइल सिटी में निरीक्षण किया। राजपुष्पा, मुप्पा कंस्ट्रक्शन और वेरिटेक्स समेत कई कंपनियों में तलाशी ली जा रही है। आईटी अधिकारियों को 40 टीमों में बांटा गया है और वे तलाशी ले रहे हैं। पीए के कार्यालयों, प्रबंध निदेशकों और आवासों का भी निरीक्षण किया गया।
शहर में आईटी विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। एमएलसी वेंकटरामी रेड्डी के आवास समेत कई जगहों पर तलाशी चल रही है। आईटी अधिकारियों ने राजपुष्पा लाइफस्टाइल सिटी में निरीक्षण किया। राजपुष्पा, मुप्पा कंस्ट्रक्शन और वेरिटेक्स समेत कई कंपनियों में तलाशी ली जा रही है। आईटी अधिकारियों को 40 टीमों में बांटा गया है और वे तलाशी ले रहे हैं। पीए के कार्यालयों, प्रबंध निदेशकों और आवासों का भी निरीक्षण किया गया। अतिरिक्त नगर पुलिस आयुक्त क्राइम एवं सीट श्री AR श्रीनिवास IPS ने दारुशफा स्थित सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी कार्यालय का निरीक्षण किया, जो जर्जर हो रहा है। सदस्यों के निवेदन पर उसे पुनः जीर्णोद्धार करवाने के लिए नगर पुलिस आयुक्त से विचार विमर्श कर परमिशन दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जनरल सेक्रेटरी श्री किशन शर्मा, सेंट्रल जोन अध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल, वेस्ट जोन अध्यक्ष मोहम्मद मोजम अली, साउथ जोन अध्यक्ष खाजा गजोउद्दीन आदि उपस्थित थे।